नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके माध्यम से हम जो भी खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अलग अलग विषय लेकर आते हैं और उन पर चर्चा होती है, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको अवगत करवा देते हैं। आलू की खुदाई, रखरखाव और प्रबंधन एक विषय रहेगा और साथ ही साथ हम चर्चा करने वाले हैं बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। कोई भी आपके पास सवाल है, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर हैं। दोहरा देते हैं आपके लिए 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप अगले घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप तुरंत मेल कीजिए, हम आपके सवाल कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, जवाब आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। और साथ ही बता दें, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार उपस्थित हैं। बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं शासकीय विज्ञान संभाग IIM पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम में आज बात होने वाली है आलू के बारे में। आलू की खुदाई कैसे कर सकते हैं, रखरखाव कैसे करें, प्रबंधन कौन से करने चाहिए, साथ ही बेलदार सब्जियों की खेती पर भी चर्चा करने वाले हैं हम। कोई सवाल है तो आपको बस वो सवाल हम तक पहुंचाने हैं, या तो फोन कीजिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी फोन करें तो ध्यान रखें कि टीवी की आवाज कम कर दें और नेटवर्क एरिया में आकर कॉल कीजिएगा, तभी तो हम आपका सवाल स्पष्ट तौर पर सुन पाएंगे। तो आइए आपकी कॉल्स का इंतजार करते करते हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार का यहाँ पर सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो खुदाई का समय चल रहा है आलू की, ऐसे में कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे किसान यहाँ पर ध्यान में रखें? जी, बहुत ही समसामयिक प्रश्न किया आपने। आलू की किसान को ये बहुत आवश्यक है जानना कि खुदाई सही ढंग से कैसे की जाए। जी, आलू एक ऐसा फसल है जिसको आज आप खुदाई करके हार्वेस्ट करके स्टोर करते हैं और पूरे वर्ष इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो खुदाई ऐसी होनी चाहिए कि इसका रखरखाव जो है बहुत अच्छा हो और रखरखाव के दौरान सड़न गलन या इस ढंग का कोई समस्या किसानों को ना मिले। तो खुदाई में सबसे मुख्य बात जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी है वो ये है कि खुदाई के समय मिट्टी में नमी की सही अवस्था हो, ना मिट्टी बहुत गीली हो और ना मिट्टी बहुत सूखी हो, जो कि उसकी मिट्टी के बहुत कड़े हो जाने से खुदाई में परेशानी आती है। तो ये चीज बहुत आवश्यक है ध्यान रखना। किसान भाई जो जिनकी फसल पक चुकी है, ज़्यादातर किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी फसल पक चुकी है या लगभग पकने वाली है, लगतर उनके मुरझा गए होंगे, पीले पड़ गए होंगे। और अगर नहीं भी पीले पड़े हैं और जो खुदाई करना चाहते हैं मार्केट की दरों के अनुसार से मार्केट में बाजार में उन्हें ले जाना हो, तो उसका तरीका ये है कि वो उसका लत्तर काट भी सकते हैं। जी, लेकिन सबसे मिट्टी में नमी के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि खुदाई तब हो अगर हमें भंडारित करना है या ज्यादा समय के लिए रखना है भंडारित करके, तो आलू के छिलके अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये एक पहचान रहती है कि हमारी फसल जो है वो खुदाई के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए, नमी काफी अच्छी होनी चाहिए और जो छिलका है वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तभी आपको खुदाई करनी है। किस तरह की आपको प्रक्रिया अपनानी है, अगर आपको बाजार तक ले जानी है अपनी उपज, तो कैसे रखरखाव करना है, भंडारण कैसे करना है, तमाम बातों के बारे में विशेषज्ञ से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं। हमारे देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आलू चौथी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। ये शीत ऋतु की फसल है। सकल आलू उत्पादन का करीब 85% इसी ऋतु में लिया जाता है। हालांकि इस सीजन में तैयार फसल पर तापमान का सीधा असर पड़ता है।
आलू के कंदों की खुदाई के तुरंत बाद ग्रीष्म ऋतु की अवधि में भंडारण व खुदाई के बाद कंदों की क्षति की समस्या ज्यादा देखी गई है। कुछ किसान अगेती फसल से मुनाफा लेने के लिए बुआई के 60 से 70 दिनों के बाद कच्ची फसल की अवस्था में आलू की खुदाई कर लेते हैं। वहीं फसल पकने पर आलू खुदाई का सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च के दूसरे सप्ताह तक है। इसके लिए आलू के पौधों की पत्तियों को ऊपर से काटकर फसल को जमीन में रहने देते हैं। इस तरह से आलू करीब 20 से 25 दिन तक जमीन में गड़ा रहता है, जिससे उसके ऊपर का छिलका कड़ा हो सके और फसल लंबे समय तक भंडारित की जा सके। आलू के भंडारण के पहले उपज की छटाई का काम करें। छटाई आकार के हिसाब से करें। इस दौरान कटे और रोगग्रस्त आलूओं को अलग कर दे। साथ ही रसायन CIPC यानी आइसोप्रोपिल एंड क्लोरोफेनॉल कार्बामेट का इस्तेमाल कंदों के अंकुरण को रोकने में सहायक होता है। इसके अलावा भंडारित करते समय तापमान का खास ख्याल रखें। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जाना कि आलू की खुदाई करने के समय आपको क्या करना है और भंडारण से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी है। इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चौधरी का मैं पहले रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर चौधरी, बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को इनके महत्व के बारे में समझाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा है कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जब हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम में इनकी बहुत ही अधिक मांग होती है। जैसे अगर हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें खीरा है, करेला है, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, लॉन्ग मेलन या ककड़ी कहते हैं। कुछ जिनको आमतौर पे किसान जो उपभोक्ता होते हैं वो फल समझते हैं, जैसे तरबूज और खरबूज, ये सभी जो हैं ये बेल वाली सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे जो उपभोक्ता के लिए फायदा है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और कैलोरी इसमें बिल्कुल कम होता है। तो आमतौर पे जैसे मधुमेह की जो बीमारी से ग्रसित होते हैं, सब लोगों को लौकी का जूस पीते हैं, हम करेला खाते हैं। इसी प्रकार इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके मूड को भी चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम तरबूज खाते हैं तो इसको हम कहते हैं मूड फूड। किसी कारण से अगर आप स्ट्रेस में हैं तो इसमें सेरोटोनिन खाने से आपको केमिकल निकलता है, जिसके कारण आपका मूड प्रसन्न हो जाता है। किसानों के लिए क्या फायदा है, एक बार जब किसान भाई इसकी फसल लगाते हैं तो 30-35 दिन के बाद से इसमें फल आना प्रारंभ हो जाता है और लगातार उसको वो 1 से 2 महीने तक तोड़ के मार्केट में उनकी उपलब्धता कराते हैं और उनकी आय सुनिश्चित रहती है। जी। एक ही चीज हमें किसान भाइयों को ध्यान देना होता है कि जो किसान भाई इन सब्जियों को जितना जल्दी बाजार में ले जाते हैं उन्हें उसकी कीमत उतनी अच्छी मिलती है। जितनी तरोताजा सब्जियां लेकर जाएंगे उतना ही अच्छा और जितनी अगेती, या तो अगेती ले जाएं बाजार में, या जब सभी किसानों की फसल खत्म हो जाए तो सबसे लास्ट में ले जाएं, क्योंकि 35 से 40 दिन के बाद आप तुराई प्रारंभ कर लेते हैं तो बहुत कम दिन में आपकी आमदनी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये दोनों के लिए फायदा है, किसानों के लिए भी और हमारे उपभोक्ताओं के लिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व है बेलदार सब्जियों का, अगर हम उपभोक्ताओं के लिहाज से बात करें, चाहे हम हमारे किसानों के लिहाज से बात करें। बिल्कुल, इनकी खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सर्दी का मौसम समाप्ति की ओर है, वहीं गर्मी का मौसम दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर किसान बेल वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे नाजुक सब्जियों को पॉलीहाउस के अंदर लगाएं। इसके अलावा खुले खेत में सेम लगा सकते हैं। इसे हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है। नट नडर व पूसा सरस्वती किस्मों का चयन करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद, 7 से 8 टन नाडेप कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर डालें। फिर बीजों की बुआई करें। 56 कद्दू की ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन और पूसा अलंकार किस्मों की बुआई करें। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, साथ ही समय समय पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। बेहतर उत्पादन के लिए इन सब्जियों के पौधों को सहारा देना बेहद जरूरी है। सहारा देने के लिए बांस के खम्भे से मचान बना सकते हैं या रस्सी से भी सहारा दिया जा सकता है। इससे बढ़वार और उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही जमीन के संपर्क में ना होने से फलों का आकार भी अच्छा होता है। इसके साथ ही समय समय पर रोग और कीट प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। तो
तो देखिए अभी आपने एक रिपोर्ट, आइए इसके साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको याद दिला दें कि कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं हम। आपकी टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर कुमार, आपका रुख करना चाहेंगे। आपने बताया कि आलू की खुदाई जब हमें करनी है तो नमी काफी अच्छी होनी चाहिए और आलू का जो छिलका है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। और क्या लक्षण होते हैं जिससे हमारे किसान पहचान सके कि अब फसल की हम खुदाई कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने रिपोर्ट में भी दिखाया है कि आलू का जो भंडारण है उसको दो ढंग से हम कर सकते हैं। या तो हम बीज के लिए या उसको प्रोसेसिंग या टेबल प्रोसेस खाने के लिए। तो इन दोनों ही उद्देश्यों के लिए अगर आलू की खेती कर रहे हैं तो उसी के अनुसार से उनकी जो हार्वेस्टिंग है, खुदाई है, उस पे भी असर पड़ता है। उसको हम उद्देश्य क्या रखते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर हम तुरंत बाजार में ले जाना चाहते हैं तो मार्केट के बाजार के दर के अनुसार से हम जल्दी खुदाई करना चाहते हैं जी। वैसे स्थिति में कई बार हम आलू के छिलके को पकने का इंतजार नहीं करते। लेकिन अगर हमें भंडारित करना है तो भंडारित करने के लिए हमें जरूर छिलके को अच्छे से पकने देना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया अपने रिपोर्ट में कि हम आलू की लत्तर काट दें या लत्तर जब पक जाती है, अपने आप सूख जाती है, तो उसके बाद उसको 10 दिन 1 सप्ताह या हम आलू की थोड़ा सा आलू खोद के देख लें कि छिलका पक गया हो अच्छी तरह से, तब उस पे डिगर से खुदाई करें। डिगर जो आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया, क्योंकि कई बार जो छोटे किसान होते हैं वो फावरे से या खुरपी से खुदाई करते हैं, उससे काफ़ी आलू का नुकसान हो जाता है, कट जाते हैं। और हमने ये देखा है कि अगर डिगर से आप खुदाई करें तो ज़्यादा अच्छे से खुदाई होती है, डैमेज भी कम होता है, उनका कटे फटे आलू कटने का जो है वो भी कम होता है। और जहाँ तक इसके कीमत की बात है तो हमने ये भी देखा है कि अगर एक डिगर खरीद के आप 10 हेक्टेयर की खुदाई कर लें एक सीजन में, तो उसका कीमत जो आपके जो लेबर कॉस्ट है, श्रमिक का जो देना पड़ता है, वो उससे कंपनसेट हो जाता है। तो ये बात है। लेकिन ये जरूर अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जो हमें पहली बिंदु जो थी कि जिस पे हम नमी को मेंटेन करना मिट्टी में, उसके लिए किसान भाई को जरूर चाहिए कि अभी जो स्थिति है हमारे पूरे देश में, मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे भी बारिश नहीं हो रही है। तो ये बहुत अच्छा मौसम है आलू की खुदाई के लिए। लेकिन अगर कहीं पे बहुत कम नमी हो गई हो तो खुदाई से लगभग 10 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले वो हल्की सी सिंचाई दे दें, बहुत हल्की सी सिंचाई, ताकि जो मिट्टी में नमी है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे, ताकि खुदाई में फिर दिक्कत ना हो। तो ये बातें हैं ध्यान देने की। बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर ये बातें ध्यान देनी है। और क्या बातें हैं जो ध्यान में रखे हमारे किसान, जानेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हमारे साथ राकेश पाल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, मैं फतेहपुर जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछ अगैती आलू की फसल खोद के दोबारा उसमें आलू बोया जा सकता है? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? जी, बिल्कुल बोया जा सकता है, लेकिन ये बहुत देर हो चुका। अब आलू की फसल नहीं बोई जा सकती है। अगर आपने सितंबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगाया होगा और वो नवंबर लास्ट मतलब 60-70 दिन में खोद लिया, तो उस समय आप आलू की फसल दूसरी लगा सकते थे और उसको भी 60-70 दिन में खोद सकते थे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी ये बहुत देर हो चुका है। अब धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आमतौर पर किया जा सकता है अगर सही समय पर अगेती बुआई की हो। जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो देखिए अभी तो ये सही समय नहीं है आलू दोबारा बोने के लिए, लेकिन अगर आपने सही समय पर अगेती आलू की बुआई कर दी है तो उसके खुदाई के पश्चात आप दोबारा आलू जरूर लगा सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। आप डॉक्टर चौधरी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगे। डॉक्टर चौधरी, आपने बताया कि विभिन्न जो हमारी बेलदार सब्जियां हैं, कई महत्व हैं उनके। अभी के समय में अगर हम बात करें तो क्या परिस्थितियां चल रही हैं? जी हाँ, अभी जो ये मौसम है ये बिल्कुल उपयुक्त है इन सभी प्रकार की जितने भी सब्जियां अभी हम बात किए हैं बेलदार सब्जियों में, सबको इस सीजन में आप लगा सकते हैं जी। लेकिन मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे जागरूक किसान भाई होते हैं वो बिल्कुल अगेती सब्जी लगाते हैं जी। या जैसे जो दियारा का इलाका होता है या नदियों के किनारे का इलाका होता है, वहां हम नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में ही हम इन सब्जियों की बिजाई कर देते हैं। वो सब्जियां अभी
क्योंकि इस साल फरवरी के मौसम में ही तापमान काफी अधिक हो चला है, बिल्कुल। तो उसमें अभी फ्लावरिंग आनी प्रारंभ हो गई है और उनकी सब्जी मार्केट में मार्च से ही आना शुरू हो जाएगा, तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी। जो किसान भाई दूसरे जगहों पे रहते हैं वो भी क्या करते हैं कि जो अगर अगेती सब्जी लेना चाहते हैं, आमतौर पे ये जो बेलदार सब्जियां हैं इनकी हम बीज से बिजाई करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उचित तापमान का हमें इंतजार करना होता है। जब भी रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर जाता है सामान्यतः, तो हम इसकी बीज की बिजाई हम कर सकते हैं खुले खेतों में। लेकिन जो किसान भाई इससे पहले अगर इसको लगाना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में ही पॉलीथीन का घर बना के उसमें इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं और फरवरी के प्रथम सप्ताह से उसकी रोपाई वो खुले खेत में करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है कि उनकी फसल मार्केट में 1 महीना या 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पहले आती है। लेकिन अभी भी चूंकि इस बार फरवरी में ही तापमान सामान्यतः अधिक हो चुका है, इसलिए हमें मार्च का इंतजार नहीं करना है, ये बिल्कुल अब सही मौसम हो चुका है। तो अभी आप सभी जो भी चाहे खीरा की है, लौकी है, ककड़ी है, तोरी है, सबके लिए आप तैयारी करके इसकी बिजाई का भी बिल्कुल सही समय आ चुका है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, किस तरह से करनी है बताएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। राजस्थान चित्तौड़गढ़ से मुकेश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, मैं टिंडा लगाना चाहता हूँ। खीरा लगाना चाहते हैं आप? टिंडा अभी लगाना चाहते हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी? जी हाँ, बिल्कुल ये टिंडा लगाने का बिल्कुल ये सही मौसम है। और हमारे यहाँ अगर आप प्रजाति पूछना चाहते हैं तो हमारे पूसा संस्थान की भी एक प्रजाति है, पूसा रौनक है, या जो हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर में है उसकी भी एक प्रजाति है अर्का टिंडा के नाम से। जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, उनकी भी टिंडा की प्रजाति है। या आपके आसपास राजस्थान में जो सापुरा है, वहाँ पे काफी पॉपुलर एक लैंड रेस है जो लोकल प्रजाति है, जो सापुरा टिंडा के नाम से काफी मार्केट में बिकता है। तो इनमें से किसी को भी लेके आप लगा सकते हैं। और राजस्थान का जो इलाका होता है वो आपके यहाँ भी टिंडा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि रेतीली जो जमीन होती है उसमें फसल काफी अर्ली आती है। और जहां भी अगर दिन का तापमान अधिक हो, रात का तापमान कम हो, ऐसी जगहों पे सारी कद्दू वर्गीय सब्जियां अधिक होती हैं। और खास करके जब हम मिठास वाली चीजों की बात करते हैं, जैसे अगर खरबूजा है और तरबूज है, इसीलिए जो राजस्थान का जो खरबूज या तरबूज माना जाता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि दिन में तापमान काफी अधिक होता है और रात में तापमान काफी कम होता है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं टिंडा की खेती, और कौन कौन सी प्रजातियां हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसे ही आपको हम जागरूक करते रहेंगे आलू के प्रति, बेलदार सब्जियों के प्रति। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हमारी चर्चा जारी है आलू की खुदाई, रखरखाव व प्रबंधन और साथ ही साथ बेलदार सब्जियों की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, और आप जो अपने सवाल है हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ विशेषज्ञ। और बता दें, मेल्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और शामिल कर रही हूं मैं पहली मेल हरदेव सिंह जी की मेल आई है ये, और लिखते हैं कि क्या बेल वाली सब्जियां जमीन पर ही लिटानी चाहिए, किसी सोटी वगैरह के सहारे ऊपर चढ़ा सकते हैं? फरवरी मार्च और जून जुलाई दोनों समय के बारे में बताएं। डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है।
आमतौर पे, और आपने बिल्कुल समझ के हिसाब से ही आपने बताया है, हम लोग जो बेल वाली फसलें हैं उनको आमतौर पे किसान भाइयों को बताते हैं कि इनको, जैसा आपने बताया, कोई भी लकड़ी के सहारे अगर हम ऊपर चढ़ाते हैं या मचान पे चढ़ाते हैं तो इसकी फलन जो होती है वो अच्छी होती है। और चूंकि फल जो होता है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए उसमें गलन की समस्या भी कम होती है, उसमें कीड़ों का भी जो प्रकोप होता है वो कम लगता है। और आपको बाजार में जब आप ले जाते हैं तो उसको कीमत भी आपको अधिक मिलती है और अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि वो फ्रेश भी रहता है, मिट्टी का कोई भी उससे चिपका नहीं होता है। लेकिन जहां तक ये प्रश्न है कि क्या गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में ये समस्या कम होती है। गर्मी के मौसम में अगर आप उसको ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तब भी आपकी खेती अच्छी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर इसकी जो खेती की जाती है वो नालियां बना के की जाती है और पानी हम सिर्फ नालियों में डालते हैं और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की जो दूरी होती है वो करीब 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, अलग अलग जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके लता की लंबाई के अनुसार। तो उनमें हम पानी नहीं डालते, उनमें हम सिंचाई नहीं करते, सिंचाई हम सिर्फ नालियों में करते हैं। इसीलिए जो बीच का हिस्सा होता है वो सूखा हुआ रहता है और इस मौसम में अगर बारिश नहीं होती है तो उसके खराब होने की संभावना कम होती है और सूखी मिट्टी से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसीलिए इस मौसम में हम उसको खुले खेत में नीचे भी हम उसको फैला सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हरदेव जी आपको मिल गया है। और इसी के साथ एक और मेल मेरे पास आ गई है, कुरुक्षेत्र से दिलबाग सिंह जी ने मेल भेजी है। और डॉक्टर कुमार आपके लिए है सवाल कि आलू भंडारण के लिए प्लास्टिक बैग या जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, किसका उपयोग करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है। भंडारण के बारे में मैं बताऊं कि भंडारण करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आलू की क्यूरिंग थोड़ा सा उसको समय दें। हर खुदाई के बाद ढेर बना के उसके छिलके को अच्छी तरह से पकने दें। और जहाँ तक आपका प्रश्न है जूट की बैग और लिनो बैग जिसको कहते हैं, प्लास्टिक वाली बैग, तो जहाँ पे भी हम टेबल पर्पस के लिए मतलब खाने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए भंडारित कर रहे हैं और जो हमने रिपोर्ट में देखा था CIPC उपचारित कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे जूट के बैग में भंडारित नहीं करना चाहिए। वहाँ पे प्लास्टिक का बैग रखें क्योंकि उसमें एरेशन बेटर होता है और जो फॉगिंग करते हैं हम इन अंकुरन रोकने के लिए उसका असर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर जूट की जहाँ पे ब्रीडर सीड या जिसको उपचारित करके हम भंडारित कर रहे हैं, बीज को उपचारित करके बीज के लिए भंडारित कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे हमें जूट की बैग को प्रेफर करना चाहिए। तो ये दो मुख्य बातें हैं, टेक्निकली दोनों में अंतर है। और वैसे आप प्लास्टिक वाली बैग में भी भंडारित करके बीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे CIPC का उपचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए शीत गृह में, वो ध्यान रखनी आवश्यक है। बिल्कुल, तो दिलबाग जी दोनों ही संभावनाएं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दी हैं। बढ़ते हैं आगे, भागलपुर बिहार से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए जान लेते हैं। हेलो जी ललन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। ये बोल रहे मैडम जी कि हम गेहूं में लौकी या खीरा या कोई रोप सकते हैं क्या? गेहूं के साथ आप खीरा लौकी वगैरह लगा सकते हैं या फिर नहीं? बेलदार सब्जियों की खेती की जा सकती है गेहूं के साथ, क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी? देखिए, वही पूछना था। हाँ ललन जी, आपने अच्छा सवाल आपने पूछा है। आमतौर पे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अभी आलू की भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो किसान भाई आलू में भी लगाना चाहते हैं तो उनकी फसल मान लीजिए मार्च तक चल रही है, ऐसे किसान क्या करते हैं कि उनकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जैसे अभी भी जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं उसमें हम उसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं और जब तक 30 दिन के बाद हम उनको लगाएंगे तब तक जो है आलू की फसल कट जाती है, या मटर में कुछ लोग लगाते हैं या सरसों में लगाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। लेकिन बहुत जगह पे जहां पे अगर आपने गेहूं की मतलब जो खेत है अगर आपका बीच में अगर आपने चैनल दे रखा है सिंचाई के लिए, उन चैनल्स में अगर आप उसको लगा सकते हैं, जो जिससे जब आपकी गेहूं की फसल कटेगी तो उसके बाद जो बाकी खेत होगा उसमें वो पूरे खेत में फैल सकता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप लेट लगाना चाहते हैं तो आप सीधी बिजाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसके पौध को बना लें और करीब 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो सकता है। फिर जो ही आपकी फसल कटती है या कटने का रहता है उससे कुछ दिन पहले आप उसको लगा सकते हैं। उसकी पौध बना के अगर लगाएं तो आपको अच्छा होगा। बिल्कुल, तो देखिए आप यहाँ पर जरूर लगा सकते हैं, लेकिन कोई सावधानी जरूर आपको यहाँ पर बरतनी होगी। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से विपिन जी। हेलो
हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल विपिन जी। मैम मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि घर के खाने के लिए आलू का भंडारण कैसे करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आलू होते हैं वो खेत में जब हम मिट्टी नहीं चढ़ा पाते तो हरे हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि घर पर रखे हुए आलू भी हरे हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? दूसरा सवाल ये था कि ककड़ी लगानी है तो उसे समय और किस्म जाननी थी। बिल्कुल, तो 2 सवाल हैं आपके, आलू के भंडारण और ककड़ी की खेती के बारे में। डॉक्टर कुमार, पहले आपसे चाहेंगे आप जवाब दें पहले सवाल का। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने सही बताया। जो आलू में खेत में धूप से, रोशनी से एक्सपोज हो जाते के सामने हो जाते हैं, वो उसके छिलके हरे हो जाते हैं, और वो छिलके हरे होने से मेलानिन कंपाउंड उसमें बनता है, ग्लाइकोअल्कलाइड्स, तो वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, लेकिन उसका उपयोग हम बीज में कर सकते हैं। कैसे उसको हम ऐसे भंडारित करें कि बीज में इस्तेमाल हो सके। ये जो आपकी बात है कि भंडारण के समय कुछ आलू हरे हो जाते हैं, अगर शीत गृह में भंडारित है तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने अपने फार्म पे भंडारित किया हो ढेर बना के, जो कि हम कुछ समय के लिए खुदाई के समय आलू का रेट कम होता है तो थोड़ा उसको डिले करके बाजार में ले जाने के लिए हम कभी कभी अपने फार्म पे, अपने घर के आसपास ही भंडारित कर लेते हैं छायादार जगह में 1 महीने 2 महीने के लिए। तो वैसे स्थिति में अगर आपने अच्छे से उसको नहीं ढका है तो फिर वो हरा हो सकता है, और हमें आपको ये बताना है कि ये आपको बचाना है आलू को सीधे धूप में ना आए। अच्छी तरह से उसको कवर करें। पुआल हो सकता है, धान की पुआल हो सकती है, या कुछ और खरपतवार या गनी बैग के जो चट होते हैं उनको बना के आप उससे ढकें अच्छी तरह से, ताकि वो छायादार जगह में पेड़ के नीचे, और कम से कम 2-3 इंच मोटी तह से उसको रखें, ताकि वो धूप या रोशनी के सीधे प्रभाव में ना आए। और इससे क्या होगा कि वो हरे नहीं होंगे, उसका स्वाद बना रहेगा। और उसको इवन आप चाहें तो प्रसंस्करण के लिए चिप्स या जो छोटे उद्योग में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भंडारण के लिए सुविधा है, ये ध्यान रखनी आवश्यक है। आपको ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। डॉक्टर चौधरी, ककड़ी के बारे में भी जानना चाहते हैं कॉलर। ककड़ी का ये बिल्कुल सही समय है। जैसा कि अभी हम लोग फरवरी के दूसरे सप्ताह में, अभी से लेकर आप मार्च के प्रथम सप्ताह तक, यानी लगभग आप 1 महीने के अंदर इसकी बिजाई कर सकते हैं। और जो प्रजातियों की अगर आप बात करते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा उत्कर्ष है, या जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बैंगलोर की बात मैं करता हूं, उनकी एक प्रजाति अर्का शीतल है, या पंजाब ककड़ी वन है। इनमें से आप कहीं से भी इनका किसी प्रजाति का चयन करके इनको आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कौन सी प्रजातियां लगानी है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बिल्कुल सही समय है, आप शुरुआत यहां पर कर सकते हैं विपिन जी। और इसी के साथ बताते हैं एक मेल और आ गई है मेरे पास। दिनेश जी की ये मेल आई है भिवानी हरियाणा से, और ये लिखते हैं कि मैं टिंडे की खेती करना चाहता हूं, कौन सी किस्म लगाऊं? मैंने पिछले साल टिंडा लगाया था, लेकिन ये पूरी फसल पीली हो जाती है, क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई अगर ये बेल वाली फसल या कोई भी कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि कुछ खेत ऐसे होते हैं जहां पे कि फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या होती है, जिस कारण से जैसा इन्होंने बताया कि जब फसल करीब 25 दिन 30 दिन या 45 दिन के आसपास होती है, जब उसको अनुकूल तापमान मिलता है यानी 25 से 28 डिग्री के आसपास, तो आपकी फसल पे ये अटैक करता है और आपको कई समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पहली सावधानी हमें ये रखनी है कि हमें फसल चक्र अपनाना है। एक ही खेत में हमें बार बार किसी भी सब्जियों की खेती नहीं करना है जो एक ही कुल की है। और अगर आप ये सारी सब्जियों की जितने की हम बात कर रहे हैं ये सभी एक ही कुल की सब्जियां हैं, तो ये नहीं कि अगर एक साल हम टिंडा लगाए, अगले साल हमने ककड़ी लगा दी और हमने लौकी लगा दिया तो ये बदल नहीं हुआ, ये फसल चक्र नहीं होता। हमें फसल चक्र अपनाना है। जिस खेतों में ये समस्या होती है कि आप लगाते हैं और 40-45 दिन के बाद या तो फसल पीली होने लग जाती है या जड़ के पास से बेल सूखने लग जाती है जी, तो वहां पे हमें थोड़ी सावधानी और रुपाई से पहले ही हमें सावधानी रखनी है। जब भी आप गोबर की खाद डालते हैं या अंतिम नाली आप बना रहे हैं तो उसमें अच्छे तरीके से अगर आप ट्राइकोडर्मा से इनरिच करके अगर हम जैसे जो आप ढेर रखते हैं उसमें आप पहले 2 महीने तक ट्राइकोडर्मा को मिला के रखें, तो जो आपका कंपोस्ट होता है ट्राइकोडर्मा से इनरिच हो जाता है। उसको अगर आप बिल्कुल जहां हम लगाते हैं नालियों में डाल के रखते हैं तो ट्राइकोडर्मा की इतनी मात्रा होती है कि ये समस्या जो है फ्यूजेरियम की काफी हद तक
कम हो जाती है। तो हम इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। और ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये समस्या नहीं होगा, लेकिन हम रोपाई से पहले से ही हम प्रारंभ करें। बिल्कुल। दूसरी चीज है, अगर आप प्रजाति की बात, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ से रौनक है, अर्का टिंडा है या पंजाब की भी प्रजाति है, तो इनमें से किसी प्रजाति का आप चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको टिंडा लगाना है तो ये तमाम प्रजातियां हैं और शुरुआत से ही आप सावधानियां बरत लेंगे तो आगे चलकर ये जो पीली पड़ने की समस्या है आपकी उपज की, वो काफी हद तक आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको यहाँ पर जागरूक रहना है, थोड़ी सी सावधानियों के साथ चलना है। बिल्कुल ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, आपको जागरूक करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं आलू की खुदाई, प्रबंधन और रखरखाव के साथ बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और बता दें, इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोकनगर मध्य प्रदेश से प्रदीप शर्मा जी ने हमें फोन किया है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं कद्दू की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। ये कम से कम दिनों में कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो देखिए मैं इनसे थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि कद्दू जो है एक्चुअली जो पंपकिन होता है उसको भी हम आमतौर पे कहते हैं, जिसको बहुत सारे इलाकों में सीताफल भी कहते हैं। सीताफल भी कहा कुछ इलाकों में कहीं कहीं जो लौकी होती है इसको भी कुछ लोग कद्दू भी कह देते हैं। तो अगर आप पंपकिन यानी जो सीताफल अगर समझ रहे हैं तो उसमें हमारे जो कम दिनों में, जैसा आपने बोला, और उसमें साइज जो होता है यानी उसका जो वजन होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट में जो आसानी से बिकता है, इसके लिए हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा विश्वास, वो करीब 3 kg के आसपास का होता है। और एक दूसरी प्रजाति है पूसा विश्वास जो उससे थोड़ा बड़ा होता है। और एक हाइब्रिड प्रजाति भी है पूसा शंकर 1। इनमें से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं और hमारा संस्थान भी इसके बीज मुहैया कराता है। और साथ साथ जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय बीज निगम है वो भी इसके बीज किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। अगर हम लौकी की बात करें तो लौकी की कुछ प्रजातियां हैं, इसमें चूंकि उसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम लंबी लौकी की बात करें जो बिल्कुल सीधी होती है तो एक प्रजाति है पूसा नवीन, उसका चयन किया जा सकता है। या पूसा एक संतुष्टि होता है जो बिल्कुल नाशपाती के आकार का है, हम उसका चयन कर सकते हैं, पूसा संतुष्टि का।
उसी प्रकार से जो हमारी हाइब्रिड प्रजातियां हैं उनका भी आप ले सकते हैं। पूसा हाइब्रिड 3 है या पूसा संकर 3, तो इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन करके हम इनकी अच्छी खेती हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपके सवाल का जवाब प्रदीप जी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। और इसी के साथ बता दें मेल्स का सिलसिला अभी भी जारी है। प्राण लोधी जी की मेल आ गई है हमारे पास मध्य प्रदेश रायसेन से। 2 सवाल हैं इनके और दोनों ही विशेषज्ञों के लिए है। पहला मैं यहाँ पर आलू का सवाल शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार जानना चाहते हैं ये कि आलू को लगाने के लिए किस साइज का उपयोग करें, कतार से कतार और पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी रखें और अच्छी किस्म कौन सी है आलू की? चलिए, अच्छी बात है। अपने आलू की खेती के बारे में अगले साल की तैयारी लगता है आप कर रहे हैं जी। तो मैं बताऊं कि किस्मों का बहुत विकास हुआ। हमारे संस्थान ने आज लगभग 68 किस्मों का विकास किया है, जिसमें लाल छिलके वाले किस्में, सफ़ेद छिलके वाले किस्में, प्रोसेसिंग के लिए अलग किस्में हैं, न्यूट्रिशनली सुपीरियर अलग किस्में हैं, कुछ गर्म प्रदेशों के लिए किस्में, कुछ न्यूट्रिएंट एफिशिएंट किस्में हैं, कुछ वाटर यूज एफिशिएंट किस्में हैं। तो अब आपके क्षेत्र के अनुसार से अगर आप टेबल पर्पस के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा उपज लेना चाहते हैं, कम समय में बाजार में ले जाना चाहते हैं, तो कुफरी पुखराज, कुफरी मोहन, कुफरी गंगा, ये सब किस्में अच्छी होंगी। अगर आप प्रसंस्करण के लिए करना चाहते हैं तो कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 5, कुफरी फ्राइसोना, कुफरी फ्रायोम, ये सब किस्में हैं। अगर आप लाल छिलके की खेती करना चाहते हैं तो कुफरी जो ललित और कुफरी अभी उदय, ये सब नई किस्में हैं लाल छिलके में। पहले जो कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा, कुफरी मोहन थी, उसके बाद ये 3-4 किस्में विकसित हुई हैं। और ये जो आपका जो समय होता है वो लगभग अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद उपयुक्त समय होता है, जब न्यूनतम तापमान 20 से कम हो जाए तब आप प्लांटिंग करें। अधिकतम तापमान 30 के आसपास आ जाए। और जो प्लांटिंग ज्योमेट्री की आप बात कर रहे हैं, कतार से कतार और इसकी दूरी, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सामान्य अनुशंसा है उसके लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट और 24 इंच, और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं आप। और अगर कंद के साइज बड़े हों तो उसको बढ़ा सकते हैं, छोटे हों तो उसको कम कर सकते हैं जी। उपयुक्त साइज की अगर बात करें, किस साइज के कंद की इस्तेमाल करें बिजाई के लिए, तो 50 से 60 ग्राम सबसे अच्छा होता है। लेकिन कई बार आपको बीज उस साइज का नहीं मिले तो आप ऐसी कोई भी जो भी साइज का, लेकिन बीज जो हो वो अच्छे सोर्स से, अच्छे स्रोत से मिलना चाहिए, जो कि अधिकृत हो और रोग मुक्त हो। ये बहुत जरूरी है, रोग मुक्त बीज को ही लगाएं, अन्यथा आप उपज और नहीं ले सकते, सही उपज नहीं लेगा और बीमारी का भी प्रकोप ज्यादा होगा। तो इन सब सावधानियों को रखते हुए आप अच्छी खेती करके बहुत भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो प्राण लोधी जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको आलू की खेती करनी है। एक और सवाल है इनका, डॉक्टर चौधरी जानना चाहते हैं कि सेम, बल्लर और करेले की अच्छी किस्म कौन सी होती है, ककोरा का बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? देखिए, सेम की अगर हम बात करते हैं तो सेम जो होता है सामान्यतः खरीफ के मौसम में लगती है जी। और सेम आमतौर पे चूंकि बेल की तरह ही वो भी होती है, इसीलिए उसको बेल के साथ, लेकिन जो कद्दू वर्गीय सब्जियां सेम नहीं है। सेम जो होती है वो दलहनी कुल की जो सब्जियां होती हैं वो उसमें आती हैं, लेकिन उसमें हमारे संस्थान की, लेकिन इसको लगाना पड़ेगा आपको जुलाई के मौसम में, जुलाई अगस्त में आप इसकी खेती कर सकते हैं, जो बेल वाली जो सेम होती हैं। बट उसको आप किसी सहारे पे चढ़ा के आप उसको मचान बनाना है या उसको डंडे के सहारे आपको ऊपर चढ़ाना है। तो उसमें हमारे संस्थान की जो सफेद वाली सेम है उसमें पूसा सेम 3 है, पूसा सेम 2 है, और कुछ आजकल हम लोगों ने रंगीन किस्मों का भी विकास किया है। तो जैसे एक अभी नई किस्म आई है जो DB 15 या पूसा सेम 6 के नाम से है, जो पर्पल कलर यानी उस कलर में है। जो भी हमारी रंगीन किस्में होती हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे उसमें एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है और आजकल बाजार में अगर कुछ अनोखापन होता है तो उसकी कीमत भी आपको अधिक मिलती है। तो उसको आप लगा सकते हैं। करेला का जहाँ तक बताया आपने, करेला की हमारी काफ़ी प्रजातियाँ हैं, जो पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष हैं, उसके बाद पूसा औषधि है, पूसा हाइब्रिड 2 थी पुरानी प्रजाति, अब नई 2 संकर प्रजातियां आई हैं, पूसा हाइब्रिड 4 और पूसा हाइब्रिड 5। इनमें से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं और इनकी खेती करने के लिए ये भी उपयुक्त मौसम है, इस मौसम में इसकी खेती आप
कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्राण लो दीजिए, आपके दोनों ही सवालों का जवाब आप तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे, कपूरथला पंजाब से हरी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी, आलू की बात करें तो जो एक लाल रंग का आलू आता है वो कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में बताया जाए। और दूसरा सवाल है जी, हदवाना जो तरबूज बोलते हैं उसको, तो उसकी मतलब कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर कुमार शुरुआत आपसे करेंगे। जी, आपने पूछा है लाल छिलके वाली किस्म के बारे में। तो मैंने अभी भी बताया था कि लाल छिलके वाली हमारे संस्थान ने कम से कम हमें लगता है 8-9 किस्मों का विकास किया है, जिसमें अगर पुरानी बात करें तो कुफरी रेड, कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा, उसके बाद कुफरी अरुण, कुफरी कंचन, उसके बाद कुफरी ललित, उसके बाद कुफरी लोहित, उसके बाद कुफरी उदय और कुफरी लोहित, मतलब इन सारी किस्मों का विकास किया है। और इसमें से कोई भी किस्म कुफरी आप खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका जो क्षेत्र है कपूरथला, वो बिल्कुल जलंधर के बगल में है। और यहाँ पे ये क्षेत्र जो है पूरे देश में बीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप पूरे देश में बीज भेजते हैं, तो इन सब किस्मों का बीज उत्पादन करके आप भेज सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, तरबूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चौधरी? जी हाँ, तरबूज के लिए देखिए आजकल तरबूज में काफी किस्मों का विकास हो चुका है, जो छोटी साइज की होती हैं और कुछ बड़ी साइज की होती हैं। जो छोटे साइज में जो गोल वाली प्रजातियां होती हैं उनमें हमारे संस्थान की काफ़ी पुरानी प्रजातियां, बट अभी भी वो पॉपुलर हैं। शुगर बेबी है, और ये हमारा जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल है वहाँ से इसका बीज मिल सकता है, या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी बीज बनाती है, या जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है उनकी भी काफ़ी प्रजातियाँ हैं। अर्का मुथ्थू है, अर्का मधुरा है, तो इन प्रजातियों का चयन आप वहाँ से भी लेके कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके सवालों के जवाब हरी सिंह जी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इन तमाम प्रजातियों में से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं, और आलू की कहें या फिर तरबूज की कहें, खेती की शुरुआत कर सकते हैं। एक और मेल मेरे पास यहाँ पर आ गया है, प्रकाश वर्मा जी का है ये, छतरा झारखंड से। डॉक्टर चौधरी ये जानना चाहते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी दिसंबर जनवरी में तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, ऑल्दो ये मौसम तो अब गुजर चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी बात है कि आपने अभी से उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक पॉलीथीन की एक झोपड़ी नुमा संरचना हमको बनानी पड़ती है, और किसान भाई खुद से भी बना सकते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि बीच में उसकी ऊंचाई जो है करीब 6 से 7 फुट हो, जिससे उसके अंदर में आप जा सकते हैं। और उसके जो गोल आकार का जैसे हम झोपड़ी बनाते हैं, आजकल जो प्लास्टिक की पाइप आती है उसको 1 इंच की जो पाइप होती है उसको आप मोड़ के एक झोपड़ी नुमा बना सकते हैं, और उसके ऊपर पॉलीथीन, सफेद रंग की पॉलीथीन जो है उसको डाल देना है। और अगर आप यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन अगर आप खरीदते हैं तो ये आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि वो आसानी से वो काला नहीं पड़ता है, और 3 साल तक आप उसको रख सकते हैं। और कम से कम हमको 200 GSM से ऊपर की पॉलीथीन जो है उसका हमें उपयोग करना है। और किनारे से आपको मिट्टी डाल देंगे, और आगे एक तरफ आप उसमें छोटा सा दरवाजा बना सकते हैं। और इसके अंदर करीब 10 से 15 सेंटीमीटर की हम थैली लेते हैं, जो अगर काली थैली मिल जाती तो अच्छा, नहीं तो सफ़ेद पॉलीथीन। और इसमें अगर आपके पास कोकोपीट वगैरह मिल सकता है तो आप उनका चयन कर सकते हैं, जिसमें हम कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट, 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मीकुलाइट, इसको हम अगर प्रोट्रे होता है तो प्रोट्रे अगर मिलता है तो उसमें डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। अगर प्रोट्रे नहीं है तो जो पॉलीथीन की थैली है, और इसमें अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो जो गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद है उसको ले लीजिए 2 भाग, 1 भाग वहां की मिट्टी ले लीजिए, और 1 भाग अगर मिट्टी अगर सख्त है तो 1 भाग उसमें रेता मिला दीजिए, और इनसे उन थैलियों को भर दीजिए। और हर थैली में 1-1 बीज डाल के इनके अंदर आप रख सकते हैं। इनके अंदर आप लेयर्स भी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी रख सकते हैं। और अगर आप दिसंबर के महीने में अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो 15 जनवरी के आसपास आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। आपको ये भी देखना है कि अगर 15 जनवरी को अगर आपके यहाँ अगर मौसम ठीक हो जाता है, यानी पाला गिरने की संभावना नहीं हो, और मिनिमम टेम्परेचर अगर 8 डिग्री 9 डिग्री से ऊपर जाता है, तभी हमको ऐसे जगहों पे ये करना है। नहीं तो हमको जनवरी में तैयार करना है, जिससे कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम इसको बाहर में लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपके सवाल का जवाब प्रकाश जी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद से मुकुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए जान लेते हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल।
मैडम मैंने 25 अक्टूबर को चिपसोना आलू बोया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका उचित समय कब मुझे खोदना चाहिए, और अभी तो उसकी आल बहुत बढ़ रही है। खोदने से पहले मुझे आल कब काटनी चाहिए और खुदाई में और आल में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर कुमार, क्या दूसरी चीज मैम, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं कि क्या मैं आलू के बाद भिंडी बो सकता हूँ? अगर भिंडी बो सकता हूँ तो उसमें कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? बिल्कुल, तो पहले सवाल का पहले जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर कुमार क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, आपने चिपसोना की खेती की है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुफरी चिपसोना 1 किस्म की खेती की होगी, और वो उसका सही समय है 25 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब लगभग 110 दिन का वो हो चुका है। वो फसल पकने के कगार पे होगी। आप उसको पकने दें फसल को, क्योंकि आप इसको बीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अगर बीज के लिए इस्तेमाल करना होता तो आप पहले ही लत्तर को काट चुके होते। आपको या तो ये मार्केट में टेबल पर्पस के लिए बेचना है, या आपको इसको भंडारित करके प्रसंस्करण में ले जाना है। तो इस उद्देश्य से अगर है तो इसको आप पकने दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अभी भी लत्तर को काट सकते हैं, और लत्तर को काटने के बाद 10 दिन कम से कम छोड़ेंगे खेत खुदाई से करने के लिए, और उसके बाद ही खुदाई करेंगे। तब आप थोड़ी सी 1-2 पौधे के आलू निकाल के देख भी लेंगे कि उसके छिलके पक गए हैं, या आप थोड़ा सा डिगर चला के भी देख सकते हैं कि छिलके उसके उतर ना रहे हो, डिगर से जो ब्रूजिंग होता है, छिलने की समस्या नहीं हो, तभी आप खुदाई करेंगे। ये मुख्य बात है। और उसके बाद भंडारित अगर आपको करना है तो उसमें जरूर जो आप ढेर खुदाई के बाद ढेर बनाएंगे, और ढेर के बाद भंडारित करने से पहले जब आप उसको बैग में रखेंगे, या तो लिनो बैग में या गनी बैग में, उससे पहले आप उसका अच्छे से ग्रेडिंग करेंगे और कटे फटे आलू को जरूर हटाएंगे। कटाई छटाई यहाँ पर करनी बहुत जरूरी हो जाती है। उसके आगे जो आपका प्रश्न था कि उसमें भिंडी की खेती कर सकते हैं, भिंडियों की खेती आप जरूर कर सकते हैं उसमें, और लेकिन जब आपका लत्तर पकने लगे, अगर आपको डिगर चलाना है तो उस ढंग से आप प्लानिंग करें कि डिगर जो हो वो भिंडी जहाँ पे आप लगाएं वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी किस्मों के बारे में और उसकी प्लांट ज्योमेट्री के बारे में डॉक्टर चौधरी बताएंगे। चौधरी क्या कहेंगे? सर ने आपको सही बताया कि आलू के बाद भिंडी एक अच्छी फसल चक्र का उदाहरण होता है, और आपने बिल्कुल सही सोचा है। और हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा भिंडी 5, ये आप लगाएंगे तो इससे आपको फायदा भी होगा कि बिल्कुल आपको 25 से 30 दिन के बाद इसमें तुराई आप प्रारंभ कर सकते हैं। और जो भिंडी की एक बड़ी समस्या होती है येलो वेन मोजैक वायरस, ऑल्दो गर्मी के मौसम में इसका प्रकोप कम होता है, लेकिन ये वैरायटी जो उसके प्रति इसमें रेसिस्टेंस भी है। और दूसरी प्रजाति भी आई है पूसा ओकरा हाइब्रिड 1, तो इन दोनों में से किसी का चयन आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपके दोनों ही सवाल थे, हमारे विशेषज्ञ ने आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं, और ऐसे ही इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ,
तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आलू की खुदाई, रखरखाव, प्रबंधन और बेलदार सब्जियों की खेती पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। हमारे कॉलर्स अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं, चाहे ईमेल के जरिए चाहे कॉल के माध्यम से। और अब समय काफी कम रह गया है, जल्दी से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी बीच एक मेल आ गई है मेरे पास दीपक जायसवाल जी की। डॉक्टर चौधरी आपके लिए है ये सवाल कि लौकी की खेती में फलों के पीले होकर सूखकर गिरने की समस्या को कैसे ठीक करें, क्या कहेंगे? जी हाँ, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जहां हम कम पौधे लगाते हैं वहां ये समस्या आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर जो लौकी की बेल होती है वो अगर जाड़े के मौसम में ये समस्या अधिक होती है, क्योंकि उसमें सही तरीके से परागण नहीं होता है। जो लौकी की जो ओवरी होती है वो काफी लंबी होती है। लोगों को लगता है कि ये फल बन गया है, लेकिन वो एक्चुअली फल नहीं होता है, वो ओवरी होती है, उसमें परागण नहीं होता है। तो अगर आपके पास कम पौधे हैं तो आपको ये करना होगा, खास करके अगर जाड़े के मौसम में, कि जो नर फूल हैं उनसे पराग लेके मादा फूल पे लगाना पड़ेगा, तब आपके यहाँ फलन हो सकती है। किसानों के घर में ये समस्या कम होती है कि जो जब बड़े पैमाने पे जब लगती हैं तो आमतौर पे वहाँ मधुमक्खी परागण का काम करती हैं, तो वहाँ पे ये समस्याएं कम होती हैं। लेकिन मैं एक दो चीजें और इससे जुड़ा हुआ बता दूंगा, क्योंकि अभी हम कीट की हम चर्चा कर रहे हैं और बीमारियों की हम चर्चा कर रहे थे, कि अभी जो किसान भाई लगाने वाले हैं उनको दो चीज ध्यान रखना है कि जब वो लगा रहे हैं खेतों में, तो मेड़ पे अगर वो मक्का लगा देते हैं तो एक तरीके से आपको वो बॉर्डर क्रॉप होता है। जैसे हम लोग मास्क लगाते थे, तो अगर आप मक्का लगा देंगे तो जो समस्याएं आएंगी, जो कीड़े आएंगे वो पहले मक्का पे रहेंगे, आपके फसल पे कम अटैक करेंगे, और जो वायरस जनित बीमारियां हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। या जब आप स्प्रे करेंगे तो सिर्फ आप मक्का पे भी स्प्रे कर सकते हैं, खेत में स्प्रे नहीं करेंगे। एक चीज और किसान को बड़ी समस्या होती है इस समय, जो लाल वाले कीड़े होते हैं शुरुआती 25 से 30 दिन में काफी परेशान करते हैं। तो उनके खात्मे के लिए एक तो आपको खेत को बिल्कुल घास से मुक्त रखना है, और दूसरा कार्बोसल्फान दवा आती है, इसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के इसका छिड़काव और बिल्कुल सवेरे करना है, सूरज की किरण निकलने से पहले। उस समय ये कीड़े उस पर बैठे होते हैं, और ये चूंकि कॉन्टैक्ट दवा है, अगर बाद में अगर आप करेंगे तो इसका असर उतना नहीं होता है। तो इनसे आपकी सुरक्षित खेती आप कर सकते हैं। देखिए, तो कीट और बीमारियों से भी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, ये भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और अंतिम सवाल डॉक्टर कुमार आपसे, आपने लगातार बताया हमारे किसानों को कि भंडारण कैसे करना है, खुदाई किस तरह से करनी है, कुछ और मुख्य बात जो आप यहाँ पर हमारे किसानों को बताना चाहें? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी उपयुक्त समय है, भंडारित करें। लेकिन जो किसान भाई बीज के लिए भंडारित करना चाहते हैं उनके लिए मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि बीज उपचारित करके भंडारित करें। और जो हमारे यहाँ संस्तुति है कि बोरिक एसिड का 3%, मतलब 100 लीटर में 3 किलो बोरिक एसिड डालकर और उससे उसको उपचारित करें, ताकि जो कंद जनित बहुत सारी बीमारी है, खासकर जो कॉमन स्कैब और ब्लैक स्कैब जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो ट्रेडिशनल आलू उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पे, तो उनको विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि उपचारित करके ही बीज आलू का भंडारित करें और उसी को फिर सही खेत में लगाएं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आपको भंडारण भी करना है। अगर आप बीजों के लिहाज से कर रहे हैं तो ये सावधानी आप जरूर बरतें। तो आपने विस्तार से जान लिया आलू की खुदाई कब करनी है, भंडारण कैसे करना है, किस तरह से रखरखाव करना है, बेलदार सब्जियां लगाना चाहते हैं तो कौन सी किस्में हैं, किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, कीट बीमारियों से नियंत्रण कैसे करना है, ये तमाम बातें आपने जान ली हैं। और इसके लिए हम हमारे विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने आलू के बारे में, बेलदार सब्जियों के बारे में, ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में किस विषय पर होगी चर्चा बता दें। मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण रहेगा एक विषय, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे रबी फसलों में एकीकृत पोषण प्रबंधन के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं अगले कार्यक्रम में। आपके पास कोई सवाल है, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, जिसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, आप फेसबुक पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, वहां के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।
साथ ही बता दें कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-06 जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं और जो भी आपके रिकॉर्डेड सवाल है हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, आप हमारे हेलो किसान डीडी किसान के जो हमारा चैनल है उसके अंडर आप हेलो किसान अगर टाइप करेंगे तो तमाम एपिसोड्स आपको नजर आ जाएंगे और आप हमारे सारे कार्यक्रम देख सकते हैं, पुनः जागरूक हो सकते हैं, पुनः सारी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।